नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। दोस्तों, इस समय इंटरनेशनल रिलेशन में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। इस समय चाइना ने एक नई तरीके की टैक्टिक चली है, डिप्लोमेटिक टैक्टिक, जिसमें उसने यूके को ब्लेम किया है कश्मीर के लिए। तो दोस्तों, इस आर्टिकल में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर क्या ब्लेम किया है यूके के चाइना ने, और साथ ही साथ उसका जो ब्लेम है, उसके जो आरोप हैं यूके के ऊपर, वो कहाँ तक सही हैं और कहाँ तक गलत हैं, और इसमें चाइना की क्या ये इसमें आप कह सकते प्रोपेगेंडा है। तो चलिए दोस्तों, अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। जैसा आप लोग आर्टिकल देख सकते हैं, द प्रिंट का आर्टिकल है, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ब्लेम्स ब्रिटेन एंड इट्स ब्लडी कॉलोनियल पास्ट फॉर कश्मीर क्राइसिस। एक्चुअली में दोस्तों बात यह है कि चाइना ने जो है ये एक तरीके से ऑनलाइन कैंपेन चलाना शुरू कर दिया है यूके के ख़िलाफ़, क्योंकि यूके को अब वो ये बताना चाहता है कि जो कश्मीर का जो भी इशू है इस समय, जो कश्मीर का जो पहले इशू था या अब भी आप देख रहे हैं किस तरीके से वहाँ डिस्प्यूट था, या जिसको लेके अक्सर जो लोगों में चर्चा होती है या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जो चर्चा होती है, और जो कश्मीर अभी भी जो भारत के लिए सेंसिटिव इशू बना हुआ है, ये एक तरीके से जो उसने कहा है कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार है वो होल सोल जो है वो यूके जिम्मेदार है, ब्रिटेन। क्योंकि उसका ये कहना है कि ब्रिटेन ही था जहाँ पे जिसने वहाँ पे राज किया, और राज करने के बाद उसने क्या किया कि वहाँ से हटने के समय वहाँ पे दोनों में फूट डाल दी, डिवाइड एंड रूल का अपना ऑपरेशन चलाया, जिसकी वजह से जो है आज कश्मीर का ये हालत है कि कश्मीर जो है वो आज भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है एक इशू बना हुआ है। हालांकि दोस्तों, इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है कि ब्रिटेन ने जो है काफ़ी हद तक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भारत के प्रति अपना के रखी हुई थी, और इसी की वजह से जो है भारत में अब कहीं ना कहीं डिवीज़न देखने को मिलता है, और चीन और पाकिस्तान और भारत में जो अब भी जो दरारें हैं वो कहीं ना कहीं उस वजह से है। लेकिन दोस्तों, केवल ये कहना कि केवल इसी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में दरारें हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप लोग को याद होगा कि बहुत समय पहले जो है अभी शायद लास्ट ईयर ही जो है वो पाकिस्तान ने जो है अपना नया मैप इशू किया था भारत के जवाब के तौर पे, और उसने अपने नए मैप में जो है पूरे कश्मीर को अपना हिस्सा दिखाया था। साथ ही साथ उसने जो जूनागढ़ का जो एरिया है, जो कि आपको गुजरात में पड़ता है, उसको भी पाकिस्तान का एरिया दिखाया था। तो अगर पाकिस्तान को कोई इशू नहीं चाहिए, कोई अगर विवाद नहीं चाहता है वो भारत के साथ, तो कहीं ना कहीं वो जो पूरा कश्मीर है और जो जूनागढ़ का एरिया उसको अपने में नहीं दिखाता। अगर कश्मीर को दिखाया तो दिखाया, वो जूनागढ़ को नहीं दिखाता, क्योंकि जूनागढ़ का मैटर जो है वो रिजॉल्व हो चुका है। तो जो मैटर रिजॉल्व हो चुका है उसको अपने में दिखाने, अपने मैप में दिखाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो इश्यूज़ को जो है वो हमेशा चाहता है कि इश्यूज़ बने रहें, ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा जो है लड़ाई का मुद्दा जो है वो बना रहे, और शांति की जो स्थापना है वो किसी तरीके से ना हो सके, क्योंकि यही पाकिस्तान को सूट भी करता है। इसी के नाम पे वो कई लोगों से फंडिंग लेता है, कई देशों से उसको फंडिंग आती है, और यही जो मुद्दा है वो वहाँ की जो सरकार है उनको जनता के बीच में बनाए रखता है। तो इसलिए पाकिस्तान, आप ये कहिए कि सिर्फ इस वजह से भारत के साथ उसकी लड़ाई होती रहती है, तो ऐसा कहना पूरी तरीके से सही नहीं होगा। ये केवल एक रिलीजियस मैटर नहीं है, ये आइडियोलॉजी का भी मैटर है, और कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल सिनेरियो भी हो चुका है, और एक पॉलिटिकल मैटर भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंटेस्ट जो है वो यही है कि चाइना ने जो है अचानक से जो है सरप्राइजिंगली तौर से जो है वो अब ये ऑनलाइन कैंपेन के तहत ये शुरू कर दिया, बताना कि जो कश्मीर में जो भी जो खून की नदी बही है, या जो भी वहाँ हिंसाएं हुई हैं आज तक, या जो भी जो वहाँ का जो इशू अभी तक जो बना हुआ है, वो सब इशू जो है वो ब्रिटेन की वजह से है। यहाँ आप देख सकते हैं जो ब्रिटेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लीजियन ज़ाओ, आप उनको देख सकते हैं, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे जो है कमेंट किया है ट्विटर पे। इफ़ ब्रिटिश इंडिया वॉज द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, देन कश्मीर हैज़ बीन द बिगेस्ट क्रैक इन इट व्हेन द क्राउन फाइनली फेल ओवर ऑन दैट लैंड। यानी कि जब ब्रिटिश इंडिया के समय अगर इंडिया जो था वो अगर ज्वेल था ब्रिटिश एम्पायर के क्राउन में, तो कश्मीर जो है वो सबसे बड़ा क्रैक हुआ जब वो एम्पायर गिरा। यानी जब ब्रिटिश एम्पायर गिरा तो कश्मीर के रूप में सबसे बड़ा क्रैक जो है वो ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया को दे दिया उस ज्वेल में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पे इन्होंने एक कमेंट किया है यूके के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ आप इनके लगातार देख सकते हैं, इन्होंने लगातार 3-4 ट्वीट किए। 28 मई को आप देख सकते हैं। तो ये इन्होंने अब एक तरीके से इन्होंने ऑनलाइन कैंपेन चलाना शुरू कर दिया। अब आप लोग अचानक से सोचेंगे कि इन्होंने अचानक से ऐसा करना क्यों शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि इस समय यूके में जो है कुछ पब्लिक हियरिंग चल रही हैं इंटरनेशनल, और उसमें जो है जितने भी उइगर मुस्लिम्स हैं उनके जो जिनोसाइड हुआ है, या उनके ऊपर जो एट्रोसिटीज़ हुई हैं और ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशन हैं, उनको लेके जो है कंबाइंड हियरिंग चल रही है यूके में, जिससे चाइना जो है वो चिढ़ा हुआ है यूके से। साथ ही साथ यूके में आपको मालूम होगा कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने चाइना में जो इन्वेस्टिगेशन होने वाली है, जिसके लिए CIA को ऑर्डर दिया है USA ने कि 3 महीने में आप इसके वायरस का जो ओरिजिन है उसके लिए एक रिपोर्ट बना के बताइए कि वायरस का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसको सपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं अब देखिए यूके से जो है एक डिप्लोमेटिक एक तरीके से दुश्मनी जो है वो चीन की शुरू हो चुकी है, और अब ये ब्लेम गेम ये खेलेगा ही खेलेगा। अब आगे मैं इसको आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसी ब्लेम गेम में आपको इनका जो दोहरा रवैया है
जो इनकी डबल स्टैंडर्ड है आपको चीन के, वो देखने को मिल जाएंगे इसी इशू में। इन्होंने साथ ही साथ इस इशू में क्या किया कि अपने को एक ऑथेंटिकेट करने के लिए कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, इन्होंने क्या किया कि डेविड कैमरून का जो है एक स्टेटमेंट को इन्होंने कोट किया, जो उन्होंने जो है वहाँ पाकिस्तान जब ये इस्लामाबाद में गए थे 2011 में एक यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे इन्होंने जो है कश्मीर इशू के ऊपर जो है कोट किया था। इन्होंने जब ये कहा था कि कश्मीर ब्रिटेन को जो है विश्व में या कश्मीर के इशू पे लेके क्या कोई इसको मध्यस्थता का रोल मिलना चाहिए, तो इस पर उन्होंने कहा था आई डोंट वांट टू ट्राई टू इंसर्ट ब्रिटेन इन सम लीडिंग रोल वेयर एज विथ सो मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू इन द फर्स्ट प्लेस, कैमरून हैड स्टेटेड। तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से जो है कैमरून ने उस समय कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ब्रिटेन को इन सब चीज़ों में लीडिंग रोल मिलना चाहिए, क्योंकि विश्व में लगभग जो भी समस्याएं हैं इस समय, उन लगभग सब समस्याओं के जो पीछे है वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन का ही हाथ है। देखिए काफ़ी हद तक ये बात सही भी है, लेकिन ये फ़िलहाल जिस तरीके से चाइना यहाँ पे अपने आप को सही दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसके चाइना के पीछे जो एक बहुत बड़ा गेम है, और उस गेम को समझना देखिए ज़रूरी है। यहाँ पे वो यूके को फंसा के कहीं ना कहीं एक तरीके से वो डिवाइड एंड रूल भी करना चाहता है यूके और इंडिया रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि यूके के रिलेशन इस समय इंडिया के साथ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो एक ना एक पब्लिक में अलग वो मैसेज भेजना चाहता है भारत की कि यूके ही जिम्मेदार है और उसी के साथ आप जो है दोस्ती अपनी बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ यूके में किस तरीके से हांगकांग के इशू को लेके, साथ ही साथ उइगुर मुस्लिम्स के इशू को लेके पब्लिक हियरिंग चल रही है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। और जो बोरिस जॉनसन ने जो वहाँ इन्वेस्टिगेशन होनी है कोरोना वायरस के ओरिजिन को लेके, उसका जो समर्थन किया है, इन सब चीज़ों से जो है चाइना इस समय चिढ़ा हुआ है, जिसको अब वो जो है वो चाहता है कि किसी तरह यूके को जो है यहाँ पे चोट पहुँचाई जा सके, भले ही वो डिप्लोमेटिकली ही क्यों ना हो। तो वो इसी प्रयास में लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो इस तरीके के कैंपेन जो है वो चला रहा है। अब अगर थोड़ी सी हम लोग अगर गिलगिट बाल्टिस्तान वगैरह की अगर स्टोरी हम लोग देखें तो दोस्तों इसमें जो है 1868 में जो है ब्रिटिशर्स ने जो है अपने पहले एक अपनी पोस्ट को वहाँ पे बनाया था गिलगिट में, जिसको इन्होंने इंटेलिजेंस आउटपोस्ट के नाम दिया था। और इंटेलिजेंस आउटपोस्ट इन्होंने 1868 में जब बनाई तो इसको इन्होंने जो है ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंसी के रूप में बना दिया 1877 में। दोस्तों इन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस समय जो है रशिया का जो है प्रभाव बढ़ता जा रहा था, और आपको मालूम होगा जो यूएसएसआर है उसमें जो आइडियोलॉजी थी वो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट थी, और उस समय जो जार का शासन था उस समय देखिए अगर हम लोग 1868 की बात कर रहे हैं तो उस समय तो वहाँ पे जार का शासन चल रहा था, जो वहाँ के किंग कहे जाते थे उनको जार कहा जाता था। और उस समय रोमन अम्पायर जो रशियन अम्पायर था वो अपने आप को बढ़ाता जा रहा था। तो बढ़ाते बढ़ाते कहीं ना कहीं अब वो जो है वो कश्मीर के काफ़ी करीब आ गया था, जम्मू कश्मीर की जो टेरिटरी उसकी जो बाउंड्री है उसके काफ़ी करीब आ गया था। तो उसको कहीं ना कहीं कर्टेल करने के लिए और उस पर नज़र रखने के लिए ब्रिटिश ने अपने 1868 में जो है वहाँ पे एक पोस्ट बनाई थी, जिसको 1877 में उन्होंने ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंसी के रूप में इस्टेब्लिश किया, या गिलगिट एजेंसी के रूप में। बाद में 1913 में क्या हुआ कि ब्रिटिश ने जो है गिलगिट स्काउट करके एक पैरामिलिट्री फोर्स बना ली, जिसमें उन्होंने 600 आदमियों को भी जो है और 600 ये आपके सैनिक हो गए और ऑफिसर्स, इनको जो है शामिल किया था। साथ ही साथ महाराजा जो हरि सिंह थे, जो लास्ट रूलर थे जम्मू एंड कश्मीर के, इन्होंने क्या किया था कि 1935 में जो है वो 60 साल के लिए जो है इसी गिलगिट के एरिया को जो है इन्होंने लीज पे दे दिया था ब्रिटिशर्स को। दोस्तों गिलगिट की जो पोजीशन है वो अभी हम लोग देखेंगे, अभी वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे कि पोजीशन एग्जैक्टली क्या है, ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आ सके। अभी बस एक स्टोरी को आप लोग समझ लीजिए कि इसकी स्टोरी एक्चुअली में है क्या। तो जब 1935 में 60 साल के लिए इन्होंने लीज पे दे दिया तो आप लोग को मालूम ही होगा कि 1947 में जो है वो पाकिस्तान ने हमला किया था अक्टूबर में, और वहाँ पे आपका अक्टूबर 1947 में ही जो है जम्मू कश्मीर का एनेक्सेशन हो गया था भारत में एक साइन के द्वारा। तो उसी साइनिंग से पहले ही, एक रात पहले ही जो था, ये ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि गिलगिट की जो लीज थी अगस्त 1947 में जो है इसको जो है इन्होंने कैंसिल कर दिया था, और वापस जो है इस पूरे एरिया को जो है वो दे दिया था महाराजा हरि सिंह को। तो महाराजा हरि सिंह ने वहाँ जो अपना जो एक ब्रिगेडियर गवर्नर जो नियुक्त कर रखा था घनसारा सिंह, उनको इस एरिया को सौंप दिया। लेकिन वहाँ जो इनका जो गिलगिट स्काउट था ब्रिटिशर्स का जो उन्होंने बना रखा था वहाँ पे लगभग 600 आदमियों का, तो उन्होंने क्या किया कि इसके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन किया, और इसके खिलाफ उन्होंने एक तरीके से लड़ाई छेड़ दी थी। जो स्काउट था पूरा 600 लोगों का, उसने लड़ाई छेड़ दी, क्योंकि उनको ये मंजूर नहीं था कि इस एरिया को फिर से जो है वापस महाराजा हरि सिंह को दे दिया जाए। तो एक छोटा सा एक तरीके से युद्ध भी हुआ था, जो कि बाद में जो है वो जीत लिया गया था। अब यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया था वो टोटल कितना था, जो उस समय था वो 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर का था, जैसा आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जब साइन हुआ था। साथ ही साथ आपको ये मालूम ही होगा कि जब पाकिस्तान ने इसको इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया तो पाकिस्तान ने इसका 78,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो ऑक्यूपाई कर लिया था इलीगली। अब चाइना का आप ये सोचिए कि इनका सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा ये है कि इन्होंने खुद भी
भारत का 1962 में जो है वो 37,000 से ज़्यादा का एरिया जो है, 37,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया जो है वो अपना जो है इन्होंने एक्वायर कर लिया था भारत से जब 1962 की वॉर हुई। लेकिन उसके बावजूद जो है ये कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है वो ब्रिटिशर्स की वजह से डिस्प्यूटेड है। साथ ही साथ इन्होंने 37,000 का जो ज़्यादा का जो एरिया इन्होंने एक्वायर किया ही किया, उसके अलावा इन्होंने 1962 में एक एग्रीमेंट के तहत जो है वो पाकिस्तान से जो है इन्होंने बात की, और उसके बाद 1963 में पाकिस्तान ने इनको ये एरिया एक तरीके से 5,180 स्क्वायर किलोमीटर का जो एक एरिया है सक्शिगम वैली, इसकी हम लोग अभी लोकेशन देखेंगे। सक्शिगम वैली को भी इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से चाइना डबल स्टैंडर्ड कर रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब महाराजा हरि सिंह को ये पूरा एरिया हो गया था और उस महाराजा हरि सिंह के पूरे राज्य में पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया, तो वो ऑक्यूपेशन उसका लीगल तो है नहीं, लेकिन उसी इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया में से चाइना ने क्या किया कि 1960 के दशक में शुरुआत में ही इसने क्या किया कि वो एरिया में से 5,180 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया सक्शिगम वैली, उसको ज़बरदस्ती इसने क्या किया कि वो पाकिस्तान से एक एग्रीमेंट करके ख़रीद लिया। यानी इलीगल ऑक्यूपाइड एरिया में से अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप जानते हुए भी वो काम आप गलत कर रहे हैं। इसका मतलब आपके जो स्टैंडर्ड है वो आपका डबल स्टैंडर्ड है। कहीं से भी आप जो है वो जस्टिस की अगर आप बात करते हैं तो एक आपके जो है ये डबल स्टैंडर्ड का और आपके हिपोक्रेसी को जो है ये उजागर करता है। तो आप ये चाइना का यहाँ डबल स्टैंडर्ड देख सकते हैं। साथ ही साथ चाइना ने यहाँ क्या किया कि जो मार्कंडे जो काटजू हैं, आपको याद होगा मार्कंडे काटजू हमारे यहाँ के जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन उनको इन्होंने क्या किया, इंडियन पॉलिटिशियन बता दिया। अब सबसे बड़ा इनके प्रोपेगेंडा की जो एक्सपोजर है इसको आप ऐसे ही देख लीजिए कि इन्होंने उनको इंडियन पॉलिटिशियन कह दिया मार्कंडे काटजू को, जो कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। और इनको इन्होंने ये कहा कि इन्होंने अपनी एक बुक में कहा, हालांकि इनकी किस बुक की ये बात कर रहा हूँ कहीं मिली नहीं, जिस बुक को ये बता रहे हैं वो बुक जो है कहीं नहीं मिली। अब इनका आप ये समझ सकते हैं कि एक तरीके से इनकी प्रोपेगेंडा टैक्टिक है। उन्होंने कहा कि अप टू 1857 मार्कंडे काटजू ने अपनी ही बुक में मेंशन कर रखा है कि अप टू 1857 देयर वर नो कम्युनल प्रॉब्लम इन इंडिया, हिंदू और मुस्लिम यूज्ड टू हेल्प ईच अदर। तो इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि देखिए उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि 1857 से पहले हिंदू जो मुस्लिम थे वो एक साथ रहते थे, उनमें किसी भी तरीके का झगड़ा नहीं होता था। लेकिन ये ब्रिटिशर्स हैं जिनके आने के बाद जो है इस तरीके से जो है वो प्रॉब्लम्स हुई भारत में, जो कि आज तक बनी हुई है। हालांकि मार्कंडे काटजू ने एक ये आप देख सकते हैं मार्च 2018 में भी जो है इन्होंने कहा था कि इंडिया पाकिस्तान रीयूनिफिकेशन ओनली सोल्यूशन टू कश्मीर, यानी इंडिया पाकिस्तान रीयूनाइट हो जाएं वही एक सोल्यूशन है कश्मीर का। लेकिन इस बात को कोट नहीं करेगा चाइना, क्योंकि वो जानता है कि इस बात को कोट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप इंडिया पाकिस्तान की सॉलिडारिटी को कहीं ना कहीं आप प्रमोट करेंगे। तो इस चीज़ को उन्होंने कोट नहीं किया। आप इससे इनके समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये चीज़ों को डिस्टॉर्ट करते हैं, फैक्ट को डिस्टॉर्ट करते हैं केवल अपने मतलब के लिए, और जो सही चीज़ें हैं उनको ये बाहर नहीं आने देते हैं। तो चाइना का जो आप प्रोपेगेंडा है इसको अच्छे से इन बातों से समझ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया ही है कि हियरिंग चल रही है लंदन में, जो कि इस चीज़ की जांच कर रही है कि जो जिनोसाइड हुआ है जिंगजियांग प्रोविंस में चाइना के द्वारा वो कितना ज़्यादा हुआ, इस चीज़ को जो है एसेस कर रही है। बाकी दोस्तों ये आप मैप है, इस मैप में आप देख सकते हैं गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है, जहाँ मैंने आपको बताया था गिलगित स्काउट वगैरह बनाई थी ब्रिटिशर्स ने। और ये यहाँ पे सक्शिगम वैली देख सकते हैं, ये रही, ये गिलगित का एरिया है, और यही आपका गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है, और यहीं पे इसने स्काउट बनाई थी। और ये जो एरिया है ये अफ़गानिस्तान वगैरह के आसपास जो है वो उस समय यूएसएसआर आ चुका था, जिसको कर्टेन करने के लिए, ज़ार का जो शासन था उसको कर्टेन करने के लिए ही यहाँ पे इन्होंने अपना एक गिलगिट एक एजेंसी बनाई थी, जिसको इन्होंने बाद में गिलगिट स्काउट में जो है बदल दिया था। बाकी आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर का एरिया है, ये अक्साई चीन आप देख सकते हैं, जिसको 1962 में चीन ने जो है युद्ध में जो है कब्ज़ा कर लिया था जिसके ऊपर ज़बरदस्ती। ये आप देख सकते हैं हॉट स्प्रिंग का एरिया, ये सब एरिया काफ़ी जो है वो चर्चा में रहे हैं। ये आप सियाचिन ग्लेशियर देख सकते हैं, इसको जो है ऑपरेशन मेघदूत के तहत जो है 1982 में भारत ने इसको अपने कब्ज़े में ले लिया था। ये भारत के लिए एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की लोकेशन है, क्योंकि यहाँ से भारत जो है वो अक्साई चीन हो, चाहे चीन का एरिया हो, चाहे पाकिस्तान का एरिया हो, इस पर एक साथ नज़र रख सकता है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये आपका जो है सियाचिन ग्लेशियर है। और इसको अगर आप प्रेजेंट के मैप में देखेंगे भारत के, तो आप ये देख सकते हैं, ये आपको देप्सांग प्लेन है, ये मालूम ही होगा। यहाँ अभी भी जो है भारत का जो स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना के साथ। गलवान वैली है, यहाँ पे गलवान वैली में ही घटना हुई थी जून में 2020 में, आपको मालूम होगा, जिसमें 20 जवान जो है भारत के शहीद हुए थे। साथ ही साथ चाइना के भी 35 से 40 जवान जो है वो उसमें शहीद हुए थे। दौलत बेग ओल्डी का पॉइंट देख सकते हैं, ये पूरा लद्दाख इस समय यूटी है। और ये आपका जम्मू एंड कश्मीर जो इस समय भारत का जो मैप है, प्रेजेंट जो ऑफिशियल मैप है उसके अकॉर्डिंग ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का टॉपिक आप लोग को पसंद आया होगा।
अगर आप लोग को आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप लोग को फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।